31 जुलाई 2019 बेंगलुरु में केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क से अनजान व्यक्ति गुजर रहे थे। उस सड़क से गुजरते हुए अचानक ही उनकी नजर सड़क पर पड़े एक शख्स पर पड़ती है। सुबह काफी धुंध भरी थी, दूर से उन्हें साफ साफ दिख नहीं रहा था। अब वो उसके करीब जाते हैं और उसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जब वो करीब जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो किसी औरत की लाश है। एक अनजान जगह पर इस तरह एक लड़की की लाश का मिलना बेहद ही खौफनाक था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल आए दिन हमें न्यूज टीवी से लड़कियों से संबंधित कई मामले सुनने को मिलते हैं और ऐसे में एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश का होना वाकई खौफनाक था। वो लाश बहुत ही गंभीर हालत में थी, चेहरा बुरे तरीके से कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। इस मंजर को देखते ही वो शख्स बहुत ही डर जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो इसकी सूचना बेंगलुरु पुलिस को देते हैं। इधर सूचना मिलने के कुछ देर बाद बेंगलुरु पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है। उस क्राइम की जांच की जाती है और पता चलता है कि उस लेडी के सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा गया था। शरीर पर कई चाकू के निशान थे। देखने में लग रहा था कि उस लेडी के साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की गई थी। क्राइम सीन पर उस लेडी के पास से कोई भी सामान नहीं मिलता, जैसे कि उस लेडी का पर्स, मोबाइल फोन या कोई अन्य डॉक्यूमेंट। पुलिस के पास वैसे ही कोई सुराग नहीं थे या कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे किसी भी तरह की कोई जानकारी उन्हें मिल सके और इसी वजह से बेंगलुरु पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बन गया था। पर हाँ, उस लेडी ने जिस तरीके के कपड़े पहने थे वो ब्रांडेड लग रहे थे। उसने एक हाथ में ब्रांडेड वॉच भी पहनी थी। इन दोनों चीजों से पुलिस ये समझ जाती है कि ये लेडी किसी अच्छे परिवार से है और यहीं से बेंगलुरु पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच शुरू कर देती है। और पूरी तफ्तीश के बाद जब इस केस का खुलासा हुआ तो इसने हम सभी को चौंका कर रख दिया। तो क्या है बेंगलुरु की इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, सुनिए हमारे साथ इस वीडियो में। पर कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। एक ब्लाइंड मर्डर केस बेंगलुरु पुलिस के पास था और उससे संबंधित ना कोई सुराग था और ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट। इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच पुलिस सीसीटीवी फुटेज से शुरू करती है। जिस जगह से उस लेडी की लाश बरामद की गई थी वहां से लेकर दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस की नजर एक कार पर पड़ती है, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता ही नहीं चल सका। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, ये पूरा हादसा सुबह सुबह का था, तो हो सकता है कि धुंध इतनी ज्यादा हो कि सुबह सुबह तस्वीर साफ ना आई हो। साथ ही इस केस की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी जाती है। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी को कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा, पुलिस अब इस बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की जगह से वो लाश बरामद की गई थी, इसलिए पुलिस अब ये पता करती है कि पिछले 1-2 दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट तो बुक हुई थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो, ऐसी कोई भी जानकारी या फिर आसपास के सभी थानों में पिछले दिनों में 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की की लापता होने की सूचना। इन सभी एंगल पर पुलिस की टीम अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इधर फॉरेंसिक जांच में पुलिस को एक नई बात पता चलती है। उस लेडी के शरीर पर एस वर्ड का एक टैटू बना हुआ था। इससे पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि हो सकता है उस लेडी का नाम एस वर्ड से शुरू होता हो या फिर अगर वो शादीशुदा है तो उसके पति का नाम भी हो सकता है। बेंगलुरु पुलिस बहुत ही तेजी से इस केस पर काम कर रही थी। सभी एंगल से जांच करने के लिए पुलिस की नई टीम भी बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इस तरीके की जीन्स को कहां-कहां भेजा गया है और किस किसने खरीदा है, और एक टीम को टाइटन घड़ी का पता लगाना था। साथ ही एयरपोर्ट पर भी बड़ी बारीकी से पूछताछ की जाती है, लेकिन बहुत सी कोशिश के बाद और पुलिस द्वारा काफी छानबीन के बाद भी उस लड़की की पहचान करने में कोई सुराग नहीं मिल पाता। दिन बीतते जा रहे थे और पुलिस की जांच को 6 दिन बीत जाते हैं, पर मरने वाली लेडी कौन थी अभी तक ये पता नहीं चल पाया था। फिर कातिल और कत्ल का मोटिव का पता करना तो बहुत दूर की बात थी। इसी दौरान पुलिस की एक टीम जो उस लेडी ने जिस ब्रांड के कपड़े पहने थे कहां-कहां उसे बेचा और खरीदा गया उसकी जांच कर रही थी। उन्हें पता चलता है कि इस तरीके के कपड़ों को दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलकाता में बेचा गया है और दिल्ली, महाराष्ट्र की जांच करने के बाद पुलिस अब कोलकाता पहुंचती है। कोलकाता शोरूम में जांच के साथ साथ पुलिस वहां के पुलिस थानों में पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई सभी मिसिंग रिपोर्ट की जांच शुरू कर देती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के दौरान एक मिसिंग रिपोर्ट पर उनकी नजर पड़ती है। उस मिसिंग रिपोर्ट का हुलिया बेंगलुरु में मिली उस लाश से काफी हद तक मैच कर रहा था। अब उस रिपोर्ट को अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश और ये मिसिंग रिपोर्ट एक ही है। और तब पहली बार पुलिस को उस लेडी के ब्लाइंड मर्डर केस में एक सही दिशा मिलती है। और इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस जिन लोगों ने वो मिसिंग रिपोर्ट की थी उनसे कांटेक्ट करती है और उन्हें पता चलता है कि ये मिसिंग रिपोर्ट किसी पूजा डे नाम की एक लेडी की है। अब पुलिस उसकी फैमिली से कांटेक्ट करती है इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो मिसिंग रिपोर्ट और जिस केस पर वो काम कर रहे थे वो दोनों एक ही हैं। इसके लिए 16 अगस्त को पहली बार पूजा के भाई को फोन किया जाता है। उस फोन कॉल के बाद ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहां पुलिस उस शव के पास से बरामद सभी चीजें और तस्वीरों से दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था मगर सभी दूसरी चीजों को देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म करता है कि वो मृत लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को भी फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है।
वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले जाते हैं और वो लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। और ये पहली बार था जब पुलिस को पूजा के बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है। पूजा डे बेसिकली कोलकाता की रहने वाली थी। कुछ साल पहले तक पूजा डे बतौर मॉडल काम किया करती थी और बाद में पूजा ने एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था। पूजा की शादी को 7 साल हो चुके थे और पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। अब तक बेंगलुरु पुलिस को यह पता चल चुका था कि मरने वाली लेडी कौन है और कातिल और कत्ल का मोटिव का पता लगाना अभी भी बाकी था। अब पुलिस को पूजा की आइडेंटिटी तो मिल चुकी थी, साथ ही उसका मोबाइल फोन भी पुलिस के पास था। अब पूजा के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच की जाती है। पूजा किन किन नंबरों से बात करती थी और उस इंसिडेंट के दौरान पूजा की किन किन नंबरों पर लगातार बात हुई थी, हर एंगल से कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। और यहीं से पुलिस को पता चलता है कि पूजा जब बेंगलुरु आई थी तो बेंगलुरु आने के बाद उसने एक सहारा नाम के होटल में चेक इन किया था। वो 29 जुलाई को वहां पहुंची थी और फिर उसने वहां से 1-2 जगह जाने के लिए ओला कैब बुक की थी और 31 जुलाई को उसको वापस लौटना था। 30 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे उसे होटल से निकलना था क्योंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। 30 जुलाई की रात वो होटल से कहीं बाहर गई, जिसके बाद उसने एक कैब बुक की और कैब करके वो होटल वापस भी आई। ये सभी रिकॉर्ड्स पूजा के कॉल डिटेल्स में पता किए गए। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर 31 जुलाई की सुबह होटल से जब उसे एयरपोर्ट वापस जाना था, उस दिन की कोई भी रिकॉर्ड उसके फोन में नहीं थी और इससे पहले वो वहां 2 दिन रही। उन 2 दिनों में उसने अलग अलग कैब से ट्रेवल किया। वो सभी कॉल डिटेल्स और बुकिंग की हिस्ट्री उनके सामने आ गई थी। लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए उसके मोबाइल से या मोबाइल ऐप से किसी भी ओला या उबर कंपनी से कोई गाड़ी की बुकिंग नहीं थी। अब ये बात अजीब थी कि गाड़ी बुक नहीं हुई और उसकी लाश एयरपोर्ट के पीछे मिली। अब इन सब डिटेल्स के आधार पर पुलिस की एक टीम होटल पहुंचती है और होटल पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और साथ ही होटल में पूछताछ होती है। पूजा ने अब तक उस होटल से बाहर जाने और आने के लिए जो भी कैब बुक की थी और 31 जुलाई की सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए उसने कोई गाड़ी या कोई कैब बुक की थी, ऐसे कई सवाल होटल मैनेजमेंट से किए जाते हैं। और तभी एक होटल वाला बताता है कि उस रात को पूजा होटल ओला से आई थी और साथ ही सुबह जब वो चेकआउट करती है तो वही कैब वाला आया था जो उसे रात को यहाँ लेकर आया था। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि अगर कैब वाला दोबारा आया तो फिर सुबह की बुकिंग पूजा ने क्यों नहीं कराई। अक्सर हम में से लोग आने जाने के लिए ओला या उबर जैसी कैब यूज करते हैं और जितनी बार भी हमें ट्रैवल करना होता है हर बार हम एप्लीकेशन पे जाके बुकिंग करते हैं। लेकिन पूजा के केस में पिछली नाइट होटल से जाने और वापस आने के लिए उसने कैब बुक की थी जिसकी डिटेल्स भी थी, पर होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए उसने जो कैब बुक की थी उसकी डिटेल्स पूजा के फोन या एप्लीकेशन पर नहीं थी। ये सारे सवाल कई डाउट्स पैदा कर रहे थे और इस बात की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जिसने रात को उसको ड्रॉप किया था उसी कैब ड्राइवर ने सुबह उसे पिक भी किया था। उसे लेने के लिए वही आया था, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई कैब बुकिंग नहीं हुई थी। दरअसल कई बार हम में से कुछ लोग थोड़ी ही जान पहचान होने पर या फिर थोड़े से पैसे बचाने के लिए बाहर ही ड्राइवर से बात करके विदाउट बुकिंग भी ट्रैवल कर लेते हैं और यही गलती पूजा ने भी की थी। और पूजा डे मर्डर केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था क्योंकि जिस ओला ड्राइवर के साथ उसने नाइट में ट्रैवल किया और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग उसे अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उसने न्यू बुकिंग ना करते हुए उसी ड्राइवर से कांटेक्ट किया। खैर अब पुलिस के पास उस कैब ड्राइवर का नंबर आ चुका था। अब पुलिस ने उस नंबर के थ्रू नाम और वो सारी चीज निकाली तो पता चला कि कैब ड्राइवर नागेश नाम का 22 साल का एक लड़का है और पुलिस के पास उसका एड्रेस भी था। पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसके घर से उसे उठाया जाता है और सख्ती से पूछताछ में सारा मामला सामने आता है। नागेश पुलिस को बताता है कि नागेश के भाई ने एक गाड़ी ईएमआई पे खरीदी थी, लेकिन ईएमआई भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसे पैसे की जरूरत थी। उसे लगा कि यदि वो ईएमआई नहीं भरता तो वो गाड़ी वापस चली जाएगी। इधर उसने जब 2 बार पूजा को गाड़ी में घुमाया तो उसे पूजा के कपड़ों और बातचीत से ये लगने लगा कि वो काफी अमीर फैमिली से है और उसके पास अच्छे खासे ज्वेलरी और कैश भी होंगे, एटीएम कार्ड में भी ठीक ठाक पैसे होंगे। और यहीं से उसकी नीयत खराब हुई और उसने पूजा को लूटने का फैसला किया। 30 जुलाई की लेट नाइट जब पूजा को उसने होटल ड्रॉप किया तो बातों ही बातों में उसे पता चला कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसे फ्लाइट पकड़नी है और इस पर नागेश पूजा को कहता है कि आप कैब बुक मत करना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा और जो भी पैसा आपको देना है वो आप मुझे बाहर ही दे देना। और पूजा को भी लगता है कि इस तरीके से उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे। अब 31 जुलाई को नागेश पूजा को लेने होटल पहुंचता है। कैब ड्राइवर नागेश ने पुलिस को बताया कि जब वो कैब से पूजा को लेकर जा रहा था तो उसे नींद आ गई थी क्योंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी। इसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दी और फिर लूटपाट करने लगा और जब पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से उसने उस पर हमला किया और उसके बाद चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप का भी प्रयास किया, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। उसने चाकू से 3 से 4 बार हमला किया,
फिर रास्ते में पड़ी ईंट से पूजा के सर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के 2 बैग, मोबाइल फोन और उसके सभी एटीएम कार्ड्स लूट लिए। इसके बाद वो सुबह के करीब 5 बजे से कुछ देर पहले ही इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए थे। इस घटना के लगभग 23 दिन बाद 23 अगस्त 2019 को नागेश को गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर केस आखिरकार सॉल्व हो गया। पूजा डे की एक छोटी सी मिस्टेक और एक अनजान शख्स पर ट्रस्ट करना, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना और उनकी तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।